जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपने जो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट करवाया था आपका पीडब्ल्यू का बीपीएससी वाले का 70th बीपीएससी प्री ओपन मॉक टेस्ट जो मैंने फर्स्ट कराया था, उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत बच्चों ने कहा कि सर इसे कंटिन्यू कीजिए। तो आज मैं देखिए टोटल आपके 150 क्वेश्चन है, तो मैं इसको 3 पार्ट्स में बांट दूंगा 50-50-50, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और ये आपको तीनों वीडियो एक अभी मिल जाएंगे, एक रात में मिल जाएंगे और एक कल तक मिल जाएंगे। तो कल तक आपका ये पूरा मॉक टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से स्पीड बढ़ा के या जैसे भी समय मिले आप देख लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो जो आपको सही लगे उसमें आप देखिएगा, मैं दोनों में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर द कमेंटेटर्स ऑफ मनुस्मृति? निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के टीकाकार हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुलुक भट्ट। कुलुक भट्ट और गोविंदराज मेहता आर द फेमस कमेंटेटर ऑफ मनुस्मृति। तो यहाँ पर गोविंदराज के बारे में तो दिया नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं गोविंदराज दिया, सॉरी गोविंदराज, कुलभट्ट और आपके मेघादिति। हाँ, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, फेमस मनुस्क्रिप्ट है ये इसके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, जो मनुस्मृति है वह एक दस्तावेज है, मतलब एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसमें मानव समाज के आचार संहिता के बारे में बताया गया था, मनुस्मृति। ठीक है, तो मनु धर्मशास्त्र के बारे में भी इसे कहा जाता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुषाण डायनेस्टी, क्या पूछा है इसमें देख लेते हैं। करेक्ट, तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बताइए, कुषाण डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय वीमा कदीफिसेस। कुषाण वंश की स्थापना विम कदीफेस ने की थी। कनिष्क कुर्जल कदीफेस का पुत्र था। कुषाण्स वेयर वन ऑफ द 5 ह्यूजेस्ट क्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। और पेशावर और मथुरा कैपिटल थे कनिष्क के। तो बताइए, पेशावर और मथुरा कनिष्क के कैपिटल थे? तो ये तो आपका आंसर सही है, पेशावर और मथुरा थे। कुषाण डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय वीमा कदीफेस, ये आपका गलत है। कुषाण डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? अगर आपको पता हो तो उसको फाउंड किया था आपके कुजला कैडिफेस ने। तो कुषाण डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुजला कैडिफेस और कनिष्क वाज द सन ऑफ, कनिष्क किसके सन थे? इनके, वीम कैडिफेस के। तो ये इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है, थोड़ा सा ये बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए सूची में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर हम बात करें वरु रुचि की, तो वरु रुचि का आपका हो जाएगा वर्तिका। धनवंतरी का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका नवनीतम। वरा हिमरा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा लघु जटक और कालिदास का आपका हो जाएगा ऋतु संहार। इन कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट विच इज़ द कसीदा वर्क इन बिहार। भारतीय हस्तशिल्प के संबंध में बिहार में कसीदा कार्य क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा मैं समय दूंगा आपको आंसर चूज करने के लिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, कढ़ाई है, एक तरफ की कढ़ाई है ये। ठीक है, बिहार में जो कसीदा कार्य एक तरह की कढ़ाई है, मतलब काम कला को बहुत प्राचीन रूप से कढ़ाई सोने और चांदी के जो धातु होते थे ना, उस पर इन पे कलाइयाँ की जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महाबोधि टेम्पल इन बिहार। महाबोधि टेम्पल इन बिहार के बारे में आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ वन ऑफ द 4 holy sites released to the Lord Buddha. It was reorganized as a UNESCO heritage site in 2002. फल्गु नदी के रिवर के पास है और गवर्नमेंट एज्यूम। तो आप अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और यहाँ पे ये देख लीजिएगा और बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो एक एक करके देखते हैं। यह भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, एकदम सही है। 2002 में यूनेस्को ने इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट पे लिया था, ये भी आपका सही है। फाल्गु रिवर के पास है, मैंने बिहार स्पेशल पढ़ाया था, ये भी सही है। और बिहार गवर्नमेंट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन, हाँ
ये बात भी आपका सही है। आज़ादी के बाद से बिहार सरकार इस मंदिर की सुरक्षा प्रबंधन की निगरानी देख रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नामदेवा, रामादास और तुकाराम मेड द डिवोशनल रीजनल पॉपुलर? तो बताइए इनमें से किस क्षेत्र में नामदेव, रामदास और तुकाराम के भक्ति धर्म लोकप्रिय बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द बुक हिस्टोरिया डू मोगर और मोगल इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए ये पुस्तक आपकी किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपकी लिखी है निकोलस मनुची ने। ठीक है, ये एक इंडियन इन्वेंचर थे जो इंडिया आए थे, सॉरी इटालियन था ये इटालियन था और ये इंडिया आया था 16वीं शताब्दी में, मतलब 16th सेंचुरी के आसपास ये आया था। 1650 या 1655 के आसपास ये आए थे भारत में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। मसीर ए आलमगिरी को बुक ये किसने लिखी थी? मसीर ए आलमगिरी ये किसने लिखी थी? और ये औरंगजेब के शासनकाल का जो लेखा जोखा है ना, उसके बाद ये लिखा गया है। तो ये आपकी किसने लिखी थी? तो ये आपकी लिखी थी मुस्तैद खान ने। ठीक है, और इसके बारे में बता देता हूँ। मुस्तैद जो खान है ये औरंगजेब के शासनकाल का जो लेखा जोखा था ना, उसके बारे में इसने लिखा था। ठीक है, औरंगजेब पता है इसका मृत्यु कब हो गई थी? औरंगजेब की 1707 में। इसके मृत्यु के बाद जो सचिव थे इंताहुल्लाह खान, ये कश्मीर के मुस्तैद खान के साथ इनके मिलकर लिखी थी और ये फारसी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे प्रशासनिक इकाई एडमिनिस्ट्रेशन दिया है और ये हेड दिया है। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो अगर हम बात करें इक्ता की, तो इक्ता का हो जाएगा मुकित। सिख की बात करें अगर हम, तो सिख का हो जाएगा आपका सिकदार। ग्राम की बात करें तो ग्राम का हो जाएगा आपका मुकुदम, और परगना की बात करें तो परगना का हो जाएगा आमिल। तो इक्ता का क्या था? इक्ता का आपका सिकदार, इक्ता का आपका हो जाएगा मुक्ति, सिख का सिकदार, ग्राम का मुकुदम और परगना का अमील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश में कृष्णदेव राय के आगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, आप विचार करके बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। पढ़ लीजिए और ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। राजवंश ने पुर्तगाली गवर्नर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे। तो ये आपका सही होगा। वह एक विद्वान थे जिन्होंने अपनी कृति को तेलुगु और संस्कृत में लिखी थी। तेलुगु संस्कृत, ये भी सही है आपका। हिज कोर्ट वाज नवरत्नों से सुशोभित किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। और इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक टाउनशिप की स्थापना की थी, ये बात आपका सही है कि इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो नवरत्न वाला है ये आपका गलत हो जाएगा, ये नवरत्न नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में फवाजील का क्या अर्थ होता है? फवाजील, तो फवाजील का मतलब आपका होता है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सक्वायर बाय द इक्तार, मतलब इक्तादार द्वारा राज्य कोष को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना फवाजील कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शन ऑफ बिहार हैं और डायनेस्टी दी गई हैं, तो बताना है। सबसे पहला है बोध गया। तो बोध गया डायनेस्टी बताइए किसने ये किया था बोध गया डायनेस्टी के बारे में, और किसने फाउंड किया था? अगर आप ये बता सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शंस भी आपको दिखा देता हूँ कि एक बार ऑप्शंस देख लीजिए और फिर इसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो बोध गया क्या हो जाएगा?
सेना डायनेस्टी। सिमराव सिमालेख कर्नाटक राजवंश। 2-1 हम सही चल रहे हैं। हाँ 2-1, हाँ तो बस आपका ये ऑप्शन हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं, तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, अगर आपको एक भी पता हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 2 ही पते थे। जयदेव वाज अ फेमस कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर। तो जयदेव किस शासक के प्रसिद्ध कवि, दरबारी कवि थे? तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार की कवि थे आपके जयदेव। और जयदेव 12th सेंचुरी के संस्कृत पोएट थे, और इन्होंने गीता गोविंद करके एक बुक लिखी थी, और उसमें उन्होंने राधा कृष्ण जी के बारे में उनके लव के बारे में बताया था। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें से आप स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो अगर मैं देखूं तो महावीरा वाज बोर्न इन कुंदरकर्मा नियर वैशाली बिहार। तो बिहार में वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ये बात एकदम सही है। और कौन से ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये अगर आपको पता हो तो थोड़ा बता दें, क्योंकि ये चीज़ मैंने बताया था, बता ही देता हूँ। 540 BC में, ठीक है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी थे ये। एट द एज ऑफ 82 इन 478 BC ही डाइड पावापुरी बिहार। बोल रहे हैं कि 478 BC में, जबकि 478 नहीं होगा, 468 BC में पावापुरी एक जगह है राजगीर के पास, जहाँ पर इनकी वो हो गई थी। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन 2 गलत है। महावीरा टेंट कावेला अंडर साल्ट ट्रीज राजीपुलम, हाँ ये भी आपका सही है। कौन सी नदी तट था वो? त्रिजुपालिका नदी थी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। और 468 BC पावापुरी, ये भी याद रखिएगा। साल्ट ट्री याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। आगे बात करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द अंगा महाजनपद ऑफ बिहार। बिहार के अंग महाजनपद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने है, मैं ऑप्शन ही पढ़ूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है इट इज मेंशन फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। नहीं, ऋग्वेदा में ये नहीं मेंशन है, ये अथर्ववेदा में है। किसमें? अथर्ववेदा मेंशन है, तो गलत हो गया। फाहियान गेव इट्स नेम चेनोपा एंड मालिनी। तो फाहियान ने ये नाम दिया था चेनोपा एंड मालिनी ना। ये भी आपका गलत है। इट वॉज फाउंडेड बाय किंग बिम्बिसार। बोल रहा है किंग बिम्बिसार ने इसे फाउंड किया था। तो ये आपका फाउंडर कौन था? बिम्बिसार तो था नहीं। इट इंक्लूड प्रेजेंट डे मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया मुंगेर, हाँ ये आपका सही हो सकता है कि जो अंगा महाजनपद है ये आपके बिहार के खगड़िया का जो इलाका है वहाँ पे ये था, ठीक है। और ये जो चीज़ लिखा है ना, फाहियान गेव द नेम चिंगम नेपाली, फाहियान ने नहीं दिया था, ये आपका दिया था किसने? हुआनसांग ने। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, हुआनसांग ने दिया था। बाकी गंगा नदी यहाँ से बहती है, चंपा रिवर गंगा नदी कॉन्फ्लुएंस करती है इसके कैपिटल चंपा पे। और मगध एम्पायर यहाँ पे राज करता था। मतलब मगध एम्पायर में जो बिम्बिसार है ना, उसने यहाँ पर राज किया था। ये राजा फाउंडर नहीं था, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे इस राजा के? अंगा। आफ्टर प्रिंस अंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन ड्यूरिंग द हड़प्पन एज। हड़प्पन एज के दौरान इनमें से कौन सा चीज़ ज्ञात नहीं था? तो वीट, कॉपर और कॉटन ये चीज़ तो ज्ञात थे, आयरन ज्ञात नहीं था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इंटू 7 क्लासेज विथ नो स्लेवरी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये सेल्यूकस निक्टर का क्या था? राजदूत था। और ये कब आया था भारत में? 304 ईस्वी पूर्व से लेकर 299 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहा था।
तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को गुलामी रहित 7 वर्गों में विभाजित किया था, ये बात एकदम सही है। और फाहियान वाज द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्ता वन। क्या फाहियान वो चाइनीज ट्रेवलर था जो इसके समय पे आया था? ना, चंद्रगुप्त वन के समय पे नहीं आया था फाहियान, चंद्रगुप्त टू के समय में फाहियान आया था। ये चीज़ याद रखिएगा, तो सिर्फ पहला सही होगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, ये सही है। और फाहियान भारत आया था, एक चीनी यात्री था, लेकिन ये प्रथम नहीं द्वितीय के समय आया था। तो ये थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व वज्र प्राणी लोकेटेड इन। तो बताइए बोधिसत्व वज्र प्राणी की पेंटिंग कहाँ पर स्थित है? ये आपकी स्थित है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है तो आंसर हो जाएगा अजंता केव। ठीक है, अजंता केव 1 याद रखिएगा, वहाँ पर ये स्थित है। आगे बात करते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू से संबंधित है? जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था वो किस पहलू से संबंधित है? और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे क्या करते हैं, एकदम डायरेक्ट मारते हैं इकोनॉमिक लाइफ। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स नहीं, गलत हो जाएगा। ये आपका किससे रिलेटेड था? आपका ऑप्शन बी पॉलिटिकल पॉलिसीज से रिलेटेड था। ये एक बुक थी जिसमें राज्य के प्रशासनिक प्रणाली और राजनीतिक कला से संबंधित इस बुक को लिखा था। तो इसीलिए इसे कहा जाता है अ बुक ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच डील विद द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिस्ट 1 दिया गया है, लिस्ट 2 दिया गया है, आपको मैच करना है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था? तो अगर हम बात करें लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी वो आपकी द्वारका नाथ टैगोर जी ने स्टार्ट की थी और ये कलकत्ता में इन्होंने शुरू किया था। कहाँ पे? कलकत्ता में 1838 में। तो याद रखिएगा, भारत में शुरू होने वाला पहला राजनीतिक जो संघर्ष था वो लैंड होल्डर सोसाइटी था। कब? 1838 में कलकत्ता में स्थापित इसे किया गया था। किसके द्वारा? द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। और इसका जो पुराना नाम था वो जमींदार एसोसिएशन। तो कहीं कहीं जमींदार एसोसिएशन बोलता है, कहीं पे लैंड होल्डिंग सोसाइटी बोलता है। तो भारत में शुरू होने वाला पहला राजनीतिक संघर्ष था, मतलब संघ था, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो इंडियन एसोसिएशन को स्टार्ट किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब किया था? 1876 में। तो इंडियन एसोसिएशन को 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, मतलब बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। और ये ब्रिटिश भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रवादी संगठन था। तो याद रखिएगा, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और लैंड होल्डर सोसाइटी अगर आपसे पूछ दे तो ये आपका पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी को लंदन में स्टार्ट किया था आनंद मोहन बोस ने 1872 में आनंद मोहन बोस जी ने इंडियन सोसाइटी लंदन में फॉर्म किया था। और ये वहाँ पर इंडियन के बीच में नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए, मतलब राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। कहाँ पर? आनंद बोस के द्वारा लंदन में। और लास्ट है इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? सीसर कुमार घोष ने। तो इंडियन लीग की स्थापना सीसर कुमार घोष ने की थी। कब की थी? 1875 में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये पॉलिटिकल एजुकेशन मतलब राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। तो अगर हम देखें इन सब के अच्छे से, मतलब एज के बारे में, तो लैंड होल्डर सोसाइटी आपका कब गठन किया गया था? 1838 में। इंडियन एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो 1876 में। इंडियन सोसाइटी की अगर बात की जाए तो 1872 में। और इंडियन लीग की बात की जाए तो 1875 में। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि सबसे पहला लैंड होल्डर सोसाइटी, उसके बाद इंडियन सोसाइटी, उसके बाद इंडियन लीग और फिर इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन सोसाइटी आया, फिर उसके बाद लीग खेला गया, लीग के बाद हमने एसोसिएशन बनाया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया। हर साल पूछा जाता है, हर 1-2 साल पर रिपीट होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हंटर एजुकेशन कमीशन। तो हंटर एजुकेशन कमीशन के रिगार्डिंग बताइए कौन सा कथन आपका सही है।
हाँ सही है, पूछा है। तो हंटर कमीशन की अगर हम बात करें तो ये रिकमेंडेड द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी टॉट इन द लोकल लैंग्वेज, ये बात एकदम कथन सही है। जो वाइसरॉय था लॉर्ड रिपिन, इसने अपॉइंट किया था हंटर एजुकेशन कमीशन को, ठीक है। और जो वुड्स डिस्पैच था 1854 में, वो उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, तो उसके बाद इसको किया गया था। इट ड्रॉ द अटेंशन टू इनोकेट फैसिलिटी फॉर द फीमेल एजुकेशन, इसमें महिला शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं पर ध्यान आकर्षित किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ विल बी करेक्ट, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या था कि इसमें ना, मतलब इन्होंने देखा था कि लैक फैसिलिटी है, फीमेल एजुकेशन की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो टाउन्स में और सजेशन प्रोवाइड किए गए थे इसमें। और लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट एक्ट था उसमें ये बोला गया था कि आप स्थानीय शासन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। याद रखिएगा, हंटर एजुकेशन कमीशन, पहला लोकल लैंग्वेज और दूसरा फीमेल फैसिलिटी पे ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्टेस्ट ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तिलक वाज अरेस्टेड फॉर सेडिटेशन अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस अधिनियम ने वर्निकुलर प्रेस अधिनियम को पुनर्जित किया था। तो ये तो आपका सही है, ऑप्शन बी, मतलब नंबर 2 आपका सही है। और इट वाज इनेक्टेड बाय द लॉर्ड मिंटो, हाँ लॉर्ड मिंटो ने इसे किया था, ये भी सही है। लेकिन तिलक वाज नेशनलिस्ट टाइड इन द चार्ज ऑफ सेडिशंस, राजद्रोह के आरोप में उन पर चलाया तो गया था, लेकिन ये इंडियन प्रेस एक्ट में नहीं था उन पे। ये बात सही है कि उनको अरेस्ट किया गया था राजद्रोह के केस में, लेकिन वो किया गया था उनको 1908 में, समाचार पत्र अधिनियम 1908 के तहत उनको ये किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, ओनली 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट ज्योतिराव फुले, तो बताइए ज्योतिराव फुले के बारे में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड मिंटो ने आपका ये जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट है उसको स्टार्ट किया था, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। तो बताइए ज्योतिराव फुले के बारे में बताते कौन सा कथन आपका सही है। और इनका जन्म 1827 में हुआ था पूना में, ज्योतिराव फुले जी का। तो इसमें अगर हम देखें तो ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी, ये बात एकदम सही है। कब स्थापना की थी पता है आपको? 1873 में। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था गुलामगिरी, अच्छा हाँ लिखा हुआ, ही वर्कड इंक्लूडेड गुलामगिरी और सजने, तो ये दोनों आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। गुलामगिरी बुक हो गया और दूसरा सार्वजनिक सत्य धर्म, ये 2 बुक इन्होंने लिखी थी ज्योतिबा फुले की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। अब यहाँ पे आपके सामने वॉर दिया गया है और ये आपका उस टाइम पे कौन वाइसरॉय थे उनके बारे में दिया गया है। तो बताइए वाइसरॉय या गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे कौन था? तो उस टाइम पे कौन था आपका? वॉरेन हेस्टिंग था। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का वॉरेन हेस्टिंग। बैटल ऑफ प्लासी, बताइए बैटल ऑफ प्लासी किसके टाइम पे हुआ था? जिस टाइम पे सिराजुद्दौला जो लास्ट नवाब था वो, तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में, तो बी हो जाएगा आपका ये। तीसरा है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किसके टाइम पे हुआ था? हार्डिंग के टाइम पे हुआ था, ये हो जाएगा सी। और लास्ट में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ हो जाएगा वेस्ले के द्वारा, ठीक है। तो जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। कहाँ पर पता है जगह का नाम? उस जगह का नाम पता है तो मेंशन कीजिएगा। और 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, जगह का नाम आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फॉरेस्ट सत्याग्रह इन 1931, तो 1931 में वन सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आपका किया गया था NV रामा नायडू, ठीक है। NV रामा नायडू ने पहला सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, जिसे NV रखा। और ये कहाँ किया गया था? तो ये 1931 में नेल्लोर में, 1931 में इन्होंने नेल्लोर में ये स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि
जो ब्रिटिश थी, इन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट में लॉ ला दिए थे। जो लोकल कम्युनिटी थी उनके राइट को छीन लिया गया था, उनको खिलाफ बहुत सारे नियम ला दिए गए थे, वो अपने मतलब अंदर नहीं जा सकते थे, यूज़ नहीं कर सकते थे फॉरेस्ट को। तो इस चक्कर में विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉरेन डायनेस्टी इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी राजवंश थे? तो बताइए कौन सा विदेशी राजवंश थे? इंडो ग्रीक हाँ, कुशान्स हाँ, प्रेथान्स हाँ, कन्वास नहीं, ये नहीं थे, तो ये आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी, जो इंडो ग्रीक्स थे, ये कहाँ से आए थे? ग्रीक से आए थे। तो कहाँ से आए थे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से आए थे आपके इंडो ग्रीक्स। ठीक, अगर हम कुषाण एम्पायर्स की बात करें तो ये 1st और 3rd सेंचुरी में आए थे सेंट्रल एशिया से, अगर आपको पता हो तो। अगर प्राथीनास की बात करें तो ये आज ईरान के समय आए थे 3rd सेंचुरी के अप्रॉक्स के टाइम में। अगर हम कनवास की बात करें तो ऐसा माना जाता है वासुदेव के टाइम पे कि जो कनवास थे ना, ये सुंगा एम्पायर जो थी उसी के मतलब वो थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द ट्रांसलेशन ऑफ अनटू हिज लास्ट बाई गांधी जी? अनटू दिस लास्ट का अनुवाद कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोदय। गांधी जी ने 1908 में सर्वोदय मतलब सभी का कल्याण नामक एक पुस्तक लिखी थी, और ये इसको अनु दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया था। तो सर्वोदय एक शब्द है जिसका मतलब होता है सभी का प्रगति, मतलब प्रोग्रेस ऑफ ऑल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज नॉट रिलेटेड टू द एजुकेशन रिफॉर्म? बताना है इसमें से कौन सा एजुकेशन रिफॉर्म से आपका नहीं है। अगर हंटर कमीशन की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि हंटर कमीशन को लॉर्ड रिपन ने लाया था, और ये किस चीज़ पे था? तो ये आपका वुड डिस्पैच जो 1854 नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो गया था, उसमें कंप्लेन थी, उसके लिए था। ठीक, रलीगा कमेटी जो थी ये आपकी 1902 में आई थी। ठीक है, और इसमें क्या था? इसमें यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट करना, कॉलेजेस, इन सब के बारे में था। ठीक है, तीसरा बात करें अगर हम सरगनेट कमेटी, तो सरगनेट कमेटी को हम सरगनेट कमीशन या पोस्ट वार एजुकेशन कमीशन भी कह सकते हैं, जो भी एजुकेशन पे काम किया था। जो हर्सल समिति थी ना, ये आपका आंसर होगा। ये जो हर्सल मतलब समिति थी ये 1892 में आई थी, और इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो, ये जो हर्सल समिति थी ये आई किस लिए थी? ये किस लिए आई थी आपको पता है? 1892 में इसका मुद्रा से कुछ लेना देना था। अगर आपको पता है तो मुझे आंसर बताइएगा कि इसने क्या किया था। चलिए आगे बात करते हैं। मसालों के व्यापार के लिए 1500 ईस्वी में कालीघाट की यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो आप आंसर बता सकते हो, बहुत ही इजी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ने। ठीक है, इसने नेगोशिएट किया था, और इसने 1500 ईस्वी में आया था, और कैलीकट में इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1498 में कौन आया था? द फाउंडर ऑफ द जनरल स्वदेश मित्रम पत्रिका के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए, सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में इन्होंने स्वदेशी मित्र औपनिवेश नाम के एक महत्वपूर्ण तमिल समाचार पत्र के रूप में उभरा था। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग परसुएडेड रॉयल इंडियन नेवी मल्टीट्यूनियस टू सरेंडर? तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताता हूँ कि भारत के आज़ाद होने से पहले ये लास्ट विद्रोह था 1946 में, जिसमें रॉयल
इंडियन नेवी के जो थे उन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि जो नाविका के लोग थे उनको खराब स्थिति थी, उनका खाना अच्छा नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने विद्रोह किया था। एक तो उस टाइम पे हमारे देश में ऐसे ही चार्टर एक्ट आ चुका था हमारे देश में, नहीं चार्टर एक्ट नहीं, उस टाइम पे याद नहीं आ रहा, चलिए कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिन्ना गया था मुस्लिम लीग मतलब मुसलमानों की तरफ से, और इधर से गए थे कांग्रेस से वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन। और ये दोनों आदमी गए थे और इन्होंने क्या किया था, उनको बोला था कि आप सरेंडर कर दीजिए क्योंकि ब्रिटिशर्स अब देश को छोड़ने वाले हैं। और ये चीज़ था, ये चीज़ बताना था, मैं भूल गया। Which one of the following Hindu journal was published by the स्वामी सजानंद सरस्वती? स्वामी सजानंद सरस्वती द्वारा निम्नलिखित कौन सी हिंदी प्रातिक पुस्तिका की गई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंकार। ठीक है, हुंकार 1940 में पंडित यमुना कारजी जैसे हिंदी साहित्यकारों के द्वारा ये अन्य मतलब और भी लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वामी सदानंद सरस्वती, हिंदी हुंकार। चलिए आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। आपको यहाँ पे दिया गया है, बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चरका नोन एज चर्क, ये एंशिएंट फिलोसफर थे, तो ये आपका हो जाएगा बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अश्वघोष की, तो ये बुद्धचरित पे है, ये बात एकदम सही है। चरका जो है वो माही भाषा नहीं, ये गलत है। और वसुमित्रा बुक ऑन मेडिसिन्स, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये बुक ऑफ मेडिसिन्स पे नहीं है, ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से महाविश्व उस पे है। ठीक है, संपदाओं पर। चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट रहता है कि जैसे इसका आंसर ये नहीं होगा या कुछ और आंसर होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रीचेक कर लूँगा। हो सकता है कि बताते टाइम कभी कुछ चीज़ें गलत बता दी जाती हो या होता हो, तो आप बताइएगा, मैं रीचेक कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया कथन वो 100% सही है। कुंवर सिंह वॉज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ फैमिली? लेकिन बताइए कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस राजवंश या परिवार क्रम से जुड़े हुए थे? तो ये आपका किससे जुड़े हुए थे? उज्जैनी राजपूत। ठीक है, और कुंवर सिंह का जन्म हुआ था आपका 1777 में, 13 नवंबर 1777 में, तो याद रखिएगा। और ये बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा किस वर्ष स्टेबलाइज की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? थोड़ा ये भी आप बता दीजिएगा मुझे। तो ये स्टेबलाइज किया गया था 1929 में, 1929 में। और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे सजानंद सरस्वती, याद रखिएगा ये। ठीक है, सजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था 1929 में। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे केमिकल दिया गया है, यहाँ पे यूजेस दिए गए हैं। अच्छा, अब आपके क्वेश्चंस मुझे लगता है साइंस के आ गए। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? फॉर्मेलिन स्पेसिमेंस, ये आपका प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल आपका सही है। एसीटोन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज होता है, ये भी सही है। 1 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब तीनों होगा, ऑप्शन सी होगा तीनों। यहाँ पे सोर्सेज, एक सेकंड, यहाँ सोर्सेज दिया है, यहाँ पे एसिड दिया है, तो ये तो आपका इजी है, तो आप बता सकते हो कि कौन सा क्या है। तो टोमेटो में क्या होता है? टोमेटो में आपका टोमेटो जल्दी बता दीजिए। टोमेटो में एसिटिक एसिड नहीं होता, टोमेटो में आपका क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड, ये सही है। और टेरामिन में टैक्ट्रिक एसिड, ये भी आपका सही है। लेमन में क्या होता है बताइए? साइट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज में क्या होता है? कमेंट कीजिएगा, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? विनेगर में कौन सा एसिड होता है? कमेंट कीजिएगा। और बिच्छू का जो डंक होता है
स्कॉर्पियन स्टिंग उसमें कौन सा एसिड होता है बताइए। एंट बाइट होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, और इमली में कौन सा एसिड होता है। अच्छा इमली का तो यहाँ है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्ड वाटर। तो इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है हार्ड वाटर के रिगार्डिंग। तो आपको पता है कि दो तरह की पानी होती है, एक होता है हार्ड वाटर, दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। आर्टिफिशियल डिटर्जेंट कैन क्रिएट मोर फॉर्म इन द हार्ड वाटर। ये बात एकदम सही है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें डज नॉट लेदर विथ सॉप। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट होता है कैल्शियम का, और ये आसानी से डिजॉल्व होता है। तो पहला क्या बोल रहा है कि हार्ड वाटर डिटर्जेंट कैन क्रिएट मोर फॉर्म, ज़्यादा फॉर्म करता है, ये बात एकदम सही है। When soluble magnesium and calcium salt are present in water in the form of chloride and sulfate, it is called permanent hardness। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है क्योंकि ये हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, और सम न्यूक्लियर बॉयलर्स यूज हार्ड वाटर। क्योंकि आपका तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि परमानेंट हार्डनेस जो होता है ना वाटर में, वो आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट जब प्रेजेंट होता है तभी होता है, और इस टाइप के हार्डनेस को आप रिमूव भी नहीं कर सकते। ठीक, और तीसरा क्या बोला है कि न्यूक्लियर बॉयलर आर यूज एज हार्ड वाटर। ये बात भी सही है, जो न्यूक्लियर बॉयलर होता है उसे हार्ड वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो रिक्स जो होता है ना, कोरिजन का जो रिक्स होता है उसको रिड्यूस करता है और फॉर्मेशन करता है, स्केल फॉर्मेशन करता है प्लांट में। तो हार्ड वाटर के अंदर मिनरल होते हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। आगे बात करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड एंड ग्रेफाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो बताइए इसमें से कौन सा मतलब गलत है, कथन गलत है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ मेड ऑफ कार्बन एटम। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन एटम से बने होते हैं, ये बात एकदम आपका सही है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, थोड़ा सा याद रखिएगा। और इनमें जो कार्बन्स होते हैं वो थोड़ा सिमिलर्स होते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द बोथ हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन। नहीं, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है बहुत सॉफ्ट होता है। अगर हम ग्रेफाइट देखें तो सॉफ्ट होता है, और डायमंड आपका हार्ड होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड है। ग्रेफाइट आपका तो सॉफ्ट है, तो ये आपका गलत हो गया। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर सिमिलर। हाँ, मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट आर मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। तो बताइए एसिड रेन का मेजर कंपोनेंट आपका क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये मेन कॉजेज होता है एसिड रेन का। एसिड रेन को हम पीएच वैल्यू में काउंट करते हैं। मैंने पिछला जो आपको कराया था उसमें बताया था कि जो नॉर्मल रेन होती है वो आपकी होती है 5.6, और जो एसिड रेन होती है ये आपकी 4.2 से 4.4 के बीच में होती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और जो एसिड रेन होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट या कौन सा आपका बताना है, कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी आप बताइएगा। विथ रेफरेंस टू द ब्लीचिंग पाउडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बताइए ब्लीचिंग पाउडर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये बात एकदम सही है कि ब्लीचिंग पाउडर आपका मोर सॉल्युबल होता है वाटर में। इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात भी आपका सही है, ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिमूव्स क्लोरीन बाय द रिएक्शन विथ डाइल्यूटिक एसिड, ये बात भी आपका सही है। जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये क्लोरीन गैस इसमें प्रोड्यूस होता है, और ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक, तो हल्के लाल रंग का चूर्ण होता है, क्या ये सही है आपका? नहीं, ये गलत है। ये लाल नहीं होता, ये येलो होता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये कैसा होता है? ये आपका थोड़ा सा येलो होता है, तो ये याद रखिएगा। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो क्लोरीन गैस होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये आपका येलो पाउडर डिजॉल्व होता है। जब ये वाटर में आप करेंगे ना तो येलो होगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज द करेक्ट। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अगर आपको याद है
तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। अच्छे से ऑप्शंस को देख लीजिए, फिर बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहला है एटम्स Atoms are individual particles that cannot be created and cannot be destroyed in the chemical reaction। ये बात एकदम सही है कि जो एटम में पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको आप डेल्टन कहते हैं कि ये आप ना इसे क्रिएट कर सकते हैं ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। एटम ऑफ एनी एलिमेंट आर सिमिलर मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपका स्टेटमेंट हाँ ये भी सही है कि सिमिलर मास और आपका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास बस केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। अब मैंने जब दूसरा ऑप्शन आपको सही बोला तो यहाँ पे ये कैसे सही हो सकता है, तो ये गलत हो गया कि भाई अगर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर होगी, गलत हो गया। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड्स, ये बात भी आपका सही है। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी। What type of oxidize do non-metal produce when they dissolve in water? तो बताइए किस तरह का ऑक्सीडाइज नॉन मेटल प्रोड्यूस करता है जब उसको पानी में मिलाते हैं। तो ये किस टाइप का करता है, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। ओ सॉरी मैंने एसिडिक, जब नॉन मेटल को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो एसिडिक, और जब मेटल को डिसॉल्व करेंगे तो वो बेसिक। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन नहीं दिख रहा। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव फीचर्स वेयर पुट फॉरवर्ड बाय द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो जो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था उसके हिसाब से बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही और कौन सा गलत है। देयर इज पॉजिटिव चार्ज सेंटर एट एटम एंड विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ये बात एकदम सही है कि जो सेंटर न्यूक्लियस होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कथन आपका सही है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये बात भी सही है कि आपका ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ये बात भी सही है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ एटम, ये कथन आपका गलत है। जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है साइज ऑफ एटम से, तो ये आपका गलत है। तो इसमें बोला है कि कितने सही हैं, तो ओनली 1 ओनली 2 नहीं 2 सही हैं। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस छोटा होता है, तो न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए इसको आप कीजिए किसका क्या आंसर होगा। तो अगर हम पहले की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसका टेल्सा हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लूइड्स ये आपका वेबर हो जाएगा। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लूइड्स क्या होता है, वेबर होता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लूइड्स आपका क्या होता है, डेंसिटी का टेस्ला होता है। तो ये चीज़ें थी, एसआई यूनिट्स थी, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एमीटर, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन करंट, बोल रहा है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर शुड बी 0। हाँ ये सही है, ये भी सही है। एमीटर कैन मेजर बोथ डीसी और एसी करंट, एमीटर दोनों करंट को यूज करता है, डीसी और एसी, ये भी सही है आपका।
तो मोर देन, मतलब सारे सही हैं आपके। एमीटर जो है वो डीसी और एसी दोनों करंट को यूज़ करता है। डीसी डायरेक्ट करंट, एसी इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका। एमीटर जो एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करने के लिए एमीटर यूज़ किया जाता है एम्पियर्स में, ठीक है। एमीटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड, और जीरो रेसिस्टेंस होती है इसकी, और ये सारी चीज़ें सीरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टैग्लोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो स्टैग्लोमीटर होता है ये आपका सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, SFT। और ये आपका, इसका अगर ऐसा यूनिट आप बता सको कि सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये आता आपका होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और जो यूनिट होता है सरफेस टेंशन का वो जूल पर मीटर होता है। अगर यूनिट की बात करें तो जूल पर मीटर होता है, और ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म आफ्टर लिफ्टिंग अ सूटकेस वेट 10 kg। तो बताइए 10 किलोग्राम का वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कितना कार्य वो कर रहा है, वो कुछ कार्य नहीं कर रहा। क्यों? वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं। फोर्स हो रहा है, नहीं। तो वर्क कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी वेरीज फ्रॉम द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बताइए। और ऐसा यूनिट ऑफ जूल, वर्क का क्या होता है, जूल होता है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी वेरीज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या चीज़ वेरी करेगी, उसका पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी, ठीक है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बदलती है। इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का ट्रिपल कर दिया जाए तो उसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो ट्रिपल हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, विल बिकम द 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मोमेंटम होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताइए कौन सा इसमें से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करता है। अच्छा, 2 है यहाँ, अच्छा दो ही दिए गए हैं। पहला द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये बात भी आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन द लाइट वेव पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज अफेक्टेड। बताइए जब लाइट वेव पास करेगी एयर से गिलास के पास तो कौन सा फॉलोइंग वेरिएबल इफेक्ट होगा। तो इसमें कौन सा होगा, जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो मीडियम, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो इसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी इफेक्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी, ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस कंप्लीटली डिसअपेयर एट अ वेरी लो टेम्परेचर, व्हाट आर दिस सब्सटेंस कॉल्ड। तो बताइए, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली डिसअपेयर एट लो टेम्परेचर, व्हाट आर दिस सब्सटेंस कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। जब कोई सब्सटेंस को हम कूल करेंगे 0 डिग्री केल्विन पे तो इसका रेसिस्टेंस जो शो करेगा वो कम्प्लीटली 0 शो करेगा। और इस टाइप की मतलब हम जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनकरेक्ट। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
पहला है इट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर, हाँ रेसिस्टेंस आपका वायर पे डिपेंड करता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, इट इज़ करेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये भी सही है। द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इंक्रीज करता है जब उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, ना ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की वो अपोज करती है करंट के फ्लो को, तो इसमें आपका ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एमिनोसेंटिस इज अ टेक्निक यूज विच कुड रिवील द सेक्स ऑफ फोइटस, तो यहाँ पे बोल रहा है एमिनोसेंटिस एक टेक्निक है जिससे आप एबॉर्निटीज ऑफ फोइटस स्टेज को आसानी से पकड़ सकते हैं, ये बात एकदम सही है। 1802 में द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द लैमार्क एंड ये बात भी सही है, जो बायोलॉजी टर्म है उसको सबसे पहले लैमरक और टैवरनस ने 1802 में किया था। और फादर ऑफ बायोलॉजी आपको पता है कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी, कमेंट करके बता दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ बायोमोलिकस प्रोटीन, तो बताइए इनमें से कौन सा बायोमोलिकस प्रोटीन का मोनोमर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो होता है ये मोनोमर होता है बायोमोलिकस प्रोटीन का, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के बिल्डिंग करने में, मतलब शेप बिल्डिंग करने में। ठीक है, और क्वासिकोर्स और मैराकमस जो होते हैं ये कॉज्ड होते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ये दो टाइप की बीमारी है, तो ये याद रखिएगा, क्वासिकोर और मैरामस, ये डेफिशिएंसी होती है, जब आपको प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो दो टाइप की बीमारी आपको हो जाएगी। ठीक है, और मोनोमर ऑफ बायोमोलिकुल्स प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी किसने बनाई थी, ये तो आप मेरे ख्याल से बता दें, आसानी से बता दोगे। सेल थ्योरी किसने बनाई थी, एम सेल्डियन और स्वान ने। ठीक है, तो सेल्डन और स्वान जो थे इन्होंने सबसे पहले, सेल्डन जो थे जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे ब्रिटिश के जियोलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने सेल थ्योरी अलग अलग की थी, और इसीलिए हमें कहा जाता है कि इन दोनों ने सिद्धांत जो दिया था प्लांट और एनिमल को स्टडी किया था, दिया था। ठीक है, और रॉबर्ट हुक के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो बता दीजिए, रॉबर्ट हुक ने क्या फाइंड किया था, और रॉबर्ट हुक ने किस पे, डेड सेल पे या लिविंग सेल पे फाउंड किया था, थोड़ा ये भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेल ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, माइटोकॉन्ड्रिया आपके किस ऑफ द सेल में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए, एटीपी फॉर्म करता है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये आपका किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो ऑर्गेनेल होता है ये भी और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी को प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करता है, और इसके अंदर इंडिपेंडेंट जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, और एक्स्ट्राक्रोमिकल डीएनए भी इसी के अंदर पाया जाता है आपका, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनिज ऑक्सीडाइज लॉन्ग फैटी एसिड चेन, तो बताइए कौन सा इसमें सेल ऑर्गेनिज है जो लॉन्ग फैटी एसिड चेन को बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियोसिसोम, जो आपका पैरोकिसोम है, सॉरी पैरिकोसोम जो है ये स्मॉल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करते हैं, डील करते हैं, और इसी से कंट्रोल होता है हमारी, मतलब ये पूरा कंट्रोल करते हैं एंटर और एग्जिट को। ठीक है, तो कोई भी पूछे कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनिज ऑक्सीडाइज लॉन्ग फैटी एसिड चेन को कौन डील करता है, तो याद रखिएगा पैरोकिसमोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस वाला मैं पोर्शन कंप्लीट करा दे रहा हूँ, उसके बाद जो आगे नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ मिटोसिस इज करेक्ट, तो बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट मिटोसिस के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला, मिटोसिस टेक प्लेस विद इन द गैमेट सेल, मिटोसिस जो होता है ये सेल डुप्लीकेशन में मदद करता है, सेल को डिवाइड करता है टू डॉटर सेल में, और ये आपका
गैमेट में होता है, ये बात एकदम सही है। मिटोसिस इज द मदर सेल विच ऑलवेज डिप्लॉयड, ये बात भी आपका सही है। मिटोसिस जो होता है ये सोमेटिक सेल में होता है, विद इन द नॉट विद इन द गैमेट सेल। तो मिटोसिस जो होता है ये आपका किस में होता है, सोमेटिक सेल में, ये मैंने बता दिया। और एक सेकेंड, मिटोसिस टेक प्लेस यहाँ, सॉरी यहाँ गैमेट सेल दिया है, ना गैमेट में नहीं होता, सोमेटिक सेल में होता है, सोमेटिक सेल में होता है, गैमेट सेल में नहीं होता। तो मिटोसिस टेक प्लेस विद इन सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल में होता है जहाँ पर वो सेल को बॉडी में बनाता है। गैमेट सेल तो आपका, ये तो आपका सेक्स सेल होता है। तो मिटोसिस टेक प्लेस विद इन द सोमेटिक सेल, मिटोसिस कहाँ होता है, सोमेटिक सेल में होता है, ठीक है। और मिटोसिस मदर सेल ऑलवेज डिप्लॉयड ना, ये भी गलत है। जो मिटोसिस का मदर सेल होता है ये आइदर हैप्लोइड होता है, ये कैसा होता है, हैप्लोइड होता है या डिप्लॉयड होता है, आइदर भी हैप्लोइड और आइदर भी डिप्लॉयड। यहाँ बोला है ऑलवेज डिप्लॉयड ना, ऑलवेज तो नहीं होता, आइदर भी हैप्लोइड और आइदर भी डिप्लॉयड होता है। तो नॉन ऑफ दी अबव। क्यों, जो मिटोसिस मदर सेल होता है ये आइदर होता है, यहाँ ऑलवेज दिया हुआ है। और दूसरा मिटोसिस टेक प्लेस विद इन द सोमेटिक सेल नॉट इन द गैमेट सेल। गैमेट सेल एक टाइप का सेक्स सेल होता है जो आपके प्रोडक्शन ऑफ 4 करता है, तो वो चीज़ नहीं होगा, वो मियोसिस में होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंसेक्ट इज वेक्टर फॉर चागा डिजीज, ओके। चगास रोगों का वाहक कौन सा कीटनाशक है, बताइए। तो चागास डिजीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसिंग बग। किसिंग बग एक टाइप का इंसेक्ट होता है जिससे आपका चगास डिजीज होता है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, तेज मक्खी, 30 फ्लाई, 30 फ्लाई एक टाइप का इंसेक्ट होता है जिससे आपको स्लीपिंग सीकनेस होता है। तो ये अफ्रीकन स्लीपिंग सीकनेस आपका किससे होता है, 30 फ्लाई से होता है, ठीक है। और सैंड फ्लाई भी एक टाइप का इंसेक्ट है जिससे आपको कालाजार होता है, कालाजार। तो याद रखिएगा, कालाजार किससे होता है, सैंड फ्लाई से। और 30 फ्लाई से आपको क्या होता है, स्लीपिंग सीकनेस होता है। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सा इसमें ऐसा है जो बैक्टीरिया से हमें नहीं होता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरा तो होता है, जॉन्डिस भी आपकी बैक्टीरिया से होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसलेस, जिसे हम खसरा कहते हैं। ये एक टाइप की डिजीज होती है जो आपकी किससे होती है, वायरस से होती है, ठीक है। ये वायरस से होती है, वायरस आपका नॉन लिविंग में डिपेंडेंट होता है। और वायरस को डिस्कवर किसने किया था, आपको वायरस को इवानस्की ने डिस्कवर किया था टोबैको प्लैनेट्स में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको करेक्टली मैच करना है, यहाँ पे विटामिन दिए गए हैं, यहाँ डेफिशिएंसी डिजीज दी गई हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, बताइए। तो पहला दिया है इसमें रेटिनॉल, तो रेटिनॉल आपका नाइट ब्लाइंडनेस से होता है। हाँ, जब आपको डिफिशियंसी ऑफ B1 होता है, मतलब बेरी जब डिफिशियंसी होती है तो उसमें आपको ये होता है। और थायमीन स्कर्वी, ये भी आपका सही है। स्कर्वी एक डिजीज़ है जो विटामिन सी की कमी से होता है, और ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। हाँ, नियासिन, ये बताइए ये किससे होता है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये मैच 1 और 2 है, लेकिन ये मुझे बताइए आप, नियासिन ये आपका किस चीज़ की कमी से होता है। अगर कमेंट करके बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा कि आपका जनरल साइंस अच्छा है और आपने बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, स्पेशली डिजीज़ वाले चैप्टर को। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, बताइए। रिपिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये जो ऑक्सिन होता है ये तो आपका स्टेम में होता है,
ये स्टेम को विस्तार करने में मदद करता है आपका ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन, एथिलीन, ठीक है, ऑप्शन सी। याद रखिएगा एथिलीन एक टाइप का हार्मोन है जो फ्रूट्स के रिपिंग करने में और पत्तों के मतलब विश्लेषण बढ़ने में, तने को बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। और अगर साइटोकिन की अगर आपसे कोई बात कर दे तो साइटोकिन क्या करता है, ये आपका सेल डिवीजन में मदद करता है। किसे मदद करता है? इट प्रमोट इन सेल डिवीजन, ठीक है। और इसे एक टाइप का स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो साइटोकिन एक टाइप का स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है। ऑक्सिन का मैंने बता दिया, ये स्टेम के इलोंगिनेशन में मदद करता है। और इथाइलिन जो होता है ये फ्रूट्स रिस्पॉन्सिबल होता है रिपिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और एबिस्कस एसिड की अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ में काम करता है, ये आपका एक सेकेंड, सॉरी, मैंने स्ट्रेस हार्मोन इसे बता दिया। अरे यार, ये होता है स्ट्रेस हार्मोन। एबिकस एसिड स्ट्रेस हार्मोन होता है। साइटोकिन ओनली सेल डिवीजन। ऑसिन स्टेम, एथनिल रिपिंग ऑफ फ्रूट्स। इन ऑफिस 80 एम्प्लॉयज 60 एम्प्लॉयज आर प्ले कैरम। अच्छा, अब आपके क्वेश्चंस आ गए हैं रीजनिंग के और मैथ के। एक दो क्वेश्चन आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 66 आप देख लीजिए, 67 देख लीजिए, 68 भी देख लीजिए, 69 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, ठीक है। इन सब के कमेंट करके आप मुझे आंसर दे दीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा और उससे आप समझ जाइएगा कि ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी हमारे लेफ्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं और कोई भी सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।